Hi guys, so let's start with today's class. So basically in today's class we will be starting chapter 5, that is all about asset shares. So this one is an easy chapter and we can just quickly wrap up this chapter in today's class. So asset share, most of you must already be aware about this. अगर आपने CT5 याद हो आपको या CM1 याद हो या रिसेंट में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ CT5 या CM1 देने हुए, तो वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रीमियम रेट्रोस्पेक्टिव रिजर्व. तो एसेट शेयर इज दैट ग्रॉस प्रीमियम रेट्रोस्पेक्टिव रिजर्व ओनली. तो अब एसेट शेयर होता क्या है? वी से एसेट शेयर इज बेसिकली accumulation of premiums at actual rate of return on investments. मतलब मुझे जितने भी प्रीमियम्स रिसीव हुए हैं, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेट पर एसेट शेयर निकालना है तो मैं उस पर्टिकुलर डेट पर जितने भी मेरे प्रीमियम्स रिसीव हुए हैं, आई एम एक्यूमुलेटिंग देम एट द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न माइनस डिडक्शंस. वी विल बी डिस्कसिंग अब ये डिडक्शंस होती क्या है. सो डिडक्शंस विल इंक्लूड your expenses incurred. Deductions will include your commissions paid. Then we can include taxes. मान लो you are distributing any dividends to shareholders. So dividends मतलब जो आपने रिसीव किया माइनस जितना भी आपने उसमें से निकाल दिया, जो भी सारे कैश फ्लोस निकल गए, माइनस एनी डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर्स. ठीक है, माइनस मान लो मैंने कुछ मेरे पास कुछ प्रॉफिट आ रहा था तो मैंने कुछ प्रॉफिट अपने फ्री एसेट्स में मीट करने के लिए या फिर सॉल्वेंसी को मीट करने के लिए मैंने कुछ कैपिटल साइड पर रख दी. सो कॉस्ट ऑफ दैट इज आल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल necessary to support contracts in early years. Then any contribution that you have made to free assets so as to smooth your business, smoothing of bonuses. आप एक्स्ट्रा एसेट साइड में रख रहे हो ताकि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए. तो ये एक तरीके से खर्चा है, मतलब जो हमने प्रीमियम्स रिसीव करे हैं एक तरीके से हम लोग उसमें से कुछ कुछ चीजें साइड पर रख रहे हैं. तो जो चीजें हम लोग साइड पर रख रहे हैं वो हम हटाएंगे, प्लस हमारे इन प्रीमियम्स में एक्चुअली में बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम एक तरीके से ऐड हो रही है. तो इन्वेस्टमेंट इनकम इज द रिटर्न दैट यू गेट ऑन योर एसेट्स, द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न दैट यू गेट ऑन योर एसेट्स, इंक्लूडिंग any unrealized capital appreciation on the assets. ठीक है, so just quickly note down how do we calculate this asset share in general. Okay, so there is one doubt कि हम इसमें कौन कौन से expenses include कर रहे हैं. Basically we are including all the expenses. So this will include any acquisition expense if there, any commission payments. ठीक है, मान लो कोई आप रिन्यूअल कमीशन दे रहे हो तो दैट विल आल्सो बी हियर. सो all the expenses incurred in respect of any policy
are included or in deductions while calculating asset share. तो मान लो मेरे पास अगर n identical policies हैं and each policy का asset share is AST at time t, and if I ask you to calculate aggregate asset share at time t plus 1, तो how do we calculate it? We say एक का AST है प्लस कोई प्रीमियम रिसीव हुए वो माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड, इसको आपने एक्यूमुलेट कर दिया, लेकिन ये एक के लिए नहीं n के लिए चलेगा, माइनस हम इसमें ये तो मैंने नॉर्मल एक्सपेंसेस हटा दिए, ठीक है, माइनस अगर मुझे कोई डेथ पे सम एश्योर्ड देना है कितनी पॉलिसीज के लिए n, एंड दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द actual mortality rate in the year t to t plus 1. So this is your asset share. Your asset share at one of basically aggregate asset share is एक पॉलिसी का asset share multiplied by number of policies प्लस एक पॉलिसी का प्रीमियम multiplied by number of policies माइनस एक पॉलिसी की expenses multiplied by the number of policies. इन सबको हमने नेक्स्ट ईयर तक एक्यूमुलेट लेके गए. अब इसके बीच में अगर कोई डेथ हुई फ्रॉम टाइम t to t plus 1 और आपने कोई सम एश्योर्ड पे किया तो माइनस s into n multiplied by the rate of mortality. So P is your annual premium, ET is your per policy expense, IT is my actual investment return from year t to t plus 1, S is death benefit sum assured, and QX plus T is actual mortality rate in year t to t plus 1. ये हो गया मेरा एग्रीगेट एसेट शेयर, ठीक है. अगर मुझे इंडिविजुअल पॉलिसी का एसेट शेयर निकालना है तो कैन वी से एक इंडिविजुअल पॉलिसी का इज एग्रीगेट एसेट शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज, नहीं, आई विल से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स एट टाइम t plus 1. मतलब एक्चुअल पॉलिसीज चल कितनी नहीं है, नंबर ऑफ पॉलिसीज में तो जिनकी डेथ होगी आप उनको भी इंक्लूड करोगे, हमें वो नहीं इंक्लूड करने. इंडिविजुअल एसेट शेयर एट टाइम t plus 1 वुड बी एग्रीगेट एसेट शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स. तो कैन बी से सेम वही n into AST plus P minus ET 1 plus IT minus S into N QX plus T डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज तो n है, लेकिन इन फोर्स कितनी होंगी, जितनी जो उनकी डेथ नहीं हुई है, जो भी सर्वाइविंग है. सो यू कैन जस्ट you can say this will be AST plus 1 individual asset share. So AST plus 1 into 1 minus n कट जाएगा, सो सी ये क्या है, इंडिविजुअल एसेट शेयर एट टाइम t plus 1, और ये क्या है एक्चुअली में, योर डेथ बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ एसेट शेयर. तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है हमने जो रीअरेंज करके निकाला है. सो जस्ट हैव अ नोट, जस्ट नोट इट डाउन.
Now let's do one question based on asset share calculation. इस चैप्टर में से मतलब एसेट अलग से ये चैप्टर टेस्ट नहीं होता बिकॉज एसेट शेयर्स कैलकुलेशंस विद गारंटीज एंड ऑप्शंस विद अदर एंडोमेंट प्रोडक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन फर्दर चैप्टर्स. बट अभी आपको सिर्फ इस चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय एसेट शेयर. सो एसेट शेयर इज जितना मैंने रिसीव किया माइनस उसमें से खर्चा हटा दो, उसको एक्यूमुलेट करके पे कर दो, माइनस अगर कोई हमने डेथ बेनिफिट उस पर्टिकुलर ईयर में करे. फिर हम लोग पहले एग्रीगेट एसेट शेयर निकालेंगे एंड देन अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना है तो इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. So just keep on noting it down. ठीक है. So take 5 minutes to just understand what the question is saying and then we will do it together that how we have to proceed so that from further questions you know what you have to do, but for this question I will be explaining in detail what you have to do. So take 5 minutes just to understand what the question is saying.
सो लेट्स डिस्कस नाउ। देखो उसने मुझे बोला एसेट शेयर एट द एंड ऑफ 2017। अब आपको पता है अगर आपको AST प्लस 1 निकालना है तो आपको AST चाहिए, मतलब मुझे एसेट शेयर अगर 2017 पे निकालना है तो मुझे एसेट शेयर 2016 का चाहिए, लेकिन एसेट शेयर 2016 का निकालने के लिए मुझे एसेट शेयर 2015 का चाहिए। तो 2015 से रिलेटेड हमारे पास डेटा है, तो लेट्स स्टार्ट विद 2015। अब एग्रीगेट एसेट शेयर निकालने के लिए मेरे पास एग्रीगेट पॉलिसीज नहीं है, तो मैं इसको एक इंडिविजुअल पॉलिसी का ही मान लेते हैं, ठीक है। सो AS 2015 क्या रहेगा हमारा, पहले का कुछ नहीं है, प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है 1000, एक्सपेंस कितने आप पे कर रहे हो -1320, बट दिस हैज टू बी एक्यूमुलेटेड एट एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। देखो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12.6%, बट इट इज बीइंग मेंशन्ड दैट द नेट इफेक्ट ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट एंड चार्जेस फॉर यूज ऑफ कैपिटल वाज अ रिडक्शन इन यील्ड ऑफ 0.3% per annum. So because of some changes your yield has actually reduced by 0.3%. So that means I will be using 1.123 माइनस क्या करते हैं हम लोग, S कितना है हमारा, डेथ बेनिफिट्स हमें शॉर्ट 15,000 मल्टीप्लाइड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ मोर्टालिटी, यहाँ पर कितना है 0.0014 डिवाइडेड बाय हम कहते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स, वो नहीं हमें पता, तो हम 1 into 1 minus 0.0014, तो आपका ये नेगेटिव आना चाहिए -380.8। नेक्स्ट एसेट शेयर एट 2016 वुड नाउ बी -380.8 प्लस 1000, अब यहाँ पे कितना जा रहा है 84, सेम into 1.082 minus 15,000 into 0.0115 divided by 1 minus 0.0015. This should come out to be 557.32. Next asset share 2017, 557.32 plus 1000 minus 89 into 1.076 minus 15,000 into 0.0017, 1 minus 0017, this should be 1557. So take 2-3 minutes time and just check are you getting these values. Easy question, just uses your formula. अब ये जो नेगेटिव एसेट शेयर आया है यही आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी की बात करूं तो उसमें आपको ये देखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, वी हैव वेरी हाई इनिशियल एक्सपेंसेस एट द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी because you have to acquire business, you have to take licenses, you have to follow certain restrictions, and then as you go on with the policy the expenses become lighter. So as we go on तो इन्वेस्टमेंट इनकम मिलती रहती है मुझे प्रीमियम पे, तो इन्वेस्टमेंट इनकम का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो मेच्योरिटी तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो वी एक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी कि जो मेरा एक्यूमुलेटेड एसेट शेयर होगा दैट विल एक्चुअली बी ग्रेटर देन गारंटीड सम इंश्योर्ड, एंड जो दोनों का डिफरेंस आएगा दैट इज द प्रॉफिट ऑन द पॉलिसी which can either be distributed to shareholders or can be distributed to policy holders. In this case, if it is distributed, that's a case of without profit policy, and if it is distributed to both shareholders and policy holders, it's a case of with profit.
मतलब स्टार्टिंग में एसेट शेयर कैन बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ हेवी इनिशियल एक्सपेंसेस, बट धीरे धीरे एज वी एक्सपेक्ट एक्सपेंसेस टू डिक्लाइन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम टू ग्रो, योर एसेट शेयर कीप्स ऑन ग्रोइंग। मैच्योरिटी के टाइम पर वी एक्सपेक्ट एसेट शेयर टू बी मच मोर हायर देन गारंटीड सम एश्योर्ड। So negative asset share is because of high initial companies, एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि जब तक एसेट शेयर पॉजिटिव नहीं हुआ और उससे पहले अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लैप्स करवा ली तो दे विल बी इनकरिंग लॉस ऑन दैट पॉलिसी। सो रिस्क ऑफ पॉलिसीज lapsing before the asset share grows above zero. So if this happens, that means company will make loss on that policy. So after inception, मतलब पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद एसेट शेयर हमारा कैसा ग्रो करेगा, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आपके रिन्यूअल एक्सपेंसेस कैसे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम कैसी है, एंड कॉस्ट ऑफ लाइफ कवर कैसा है। अगर इन्वेस्टमेंट इनकम लो होगी, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ कवर हाई रहेंगे, तो एसेट शेयर ग्रो तो करेगा लेकिन एट अ रिड्यूस रेट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एसेट शेयर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज अ केस ऑफ रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी, then your asset share might be negative at the start because of initial expenses, but then can grow। लेकिन ग्रो का कैसा भी ग्रो करेगा, इंक्रीजिंग रेट से ग्रो कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट से ग्रो कर रहा है, डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस कैसे, इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे। अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न स्टेबल चल रहा है लेकिन लो रेट पर चल रहा है तो इट विल बी ग्रोइंग एट अ डिक्लाइनिंग रेट। So just note it down. Now let's do one question, or let's understand that asset share development for a regular annual premium term assurance contract, इनका asset share कैसा रहता है? I would say it would be something like this. इनिशियल में नेगेटिव, वाई? बिकॉज ऑफ हाई इनिशियल एक्सपेंसेस, देन इट ग्रोज। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ईच ईयर वुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ लाइफ कवर, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई बहुत ज्यादा नहीं देना होगा हमें इन अर्ली ईयर्स, तो इट ग्रोज। फिर जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर एजेस,
तो दिक्कत क्या आती है, दैट कॉस्ट ऑफ लाइफ कवर बिकम्स ग्रेटर देन लेवल ऑफ प्रीमियम्स, तो एसेट शेयर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली इफ यू कैन सी पॉलिसी टर्म तक आते आते बिल्कुल एसेट शेयर स्मॉल हो जाए बट स्टिल पॉजिटिव रहता है, क्योंकि कोई मेच्योरिटी बेनिफिट एज सच हमें नहीं प्रोवाइड करना होता, लेकिन स्टिल इवन दो इफ इट इज अ स्मॉल बेनिफिट बट स्टिल कंपनी मेक सम प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. So initial में it's negative, then it grows because initial cost of life cover is much smaller than the amount of the premium that we receive, and but as the policyholder ages, the cost of life cover starts increasing. So as cost of life cover starts increasing, at that time the premium is not sufficient, so asset share starts declining, but still it is positive, and that positive amount represents the profit to the company. So this is something which is important for future chapters as well. So just try to understand the graph, try to understand the pattern. Now let's move forward with a very important question. Comment on how the following might affect the individual per policy asset shares for a group of regular premium whole life with profits policies at same duration. आपको मुझे इन एक्शंस, इन चीजों का इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर पॉलिसी पे बताना है. So first situation is when several of policy holders surrender. Second is market value of asset decreases by 10%. Third, shareholders required rate of return on capital increases. Fourth, one of policyholder dies. Fifth, supervisory authority strengthens the reserving basis, so reserves increase. So take one situation at a time and comment on that how the change in this impact the individual per policy asset share for a group of regular premium whole life with profit policies of same duration. So each point being of 2 marks. मैं easy कर देती हूँ आप लोगों के लिए. So since this is the first time that we are doing this question, so just only for 2 marks perspective, comment on the changes. So you have 7 to 8 minutes time for the same.
गाइस 5 more minutes to wrap up. जितना भी समझ में आ रहा है जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन द पॉइंट्स, जस्ट ट्राई टू थिंक इस चीज से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या प्रीमियम बढ़ रही है या मोर्टालिटी पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, बस यही सोचना और उसके अकॉर्डिंगली आपको कमेंट करना है. So let's discuss now. देखो, question was comment on how the following might affect the individual per policy asset shares for a group of regular premium whole life with profit policies at same duration. Several of policy holders surrender. ये बहुत important point है. अब अगर एक policy holder surrender करता है तो देखो, we say when a policy is surrendered तो company makes a profit equal to the difference between एसेट शेयर एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर पॉलिसी का कितना एसेट शेयर है माइनस जो हम सरेंडर वैल्यू पे कर रहे हैं. तो मतलब सरेंडर वैल्यू कैन बी मैक्स ऑफ योर एसेट शेयर. इट डज नॉट हैज टू बी बिगर देन एसेट शेयर, क्योंकि अगर आप सरेंडर पे वैल्यू अपनी एसेट शेयर से बड़ी दे रहे हो इसका मतलब तो डेफिनेटली लॉस ही है. अब क्वेश्चन क्या था कि इफ देयर आर सरेंडर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स तो वी कैन से इट्स इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ सरेंडरिंग पॉलिसी होल्डर्स वर ट्रीटेड. क्योंकि अगर तो उनको कितना दिया हमने सरेंडर वैल्यू, मतलब जितना उनका एसेट शेयर बन रहा था माइनस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन्वॉल्व, हमने अगर उतना ही दिया है तो मेरे प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आएगा और मेरा एसेट शेयर चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने सरेंडर के टाइम पर उनको उनके एसेट शेयर से कम दिया है तो दैट मीन्स वी हैव रिजल्टेड इन द प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट will be distributed to shareholders as well as to policy holders, so it may result in high asset share. Very important point. Next था market value of assets decreases by 10%. So if your market value of assets is decreasing by 10%, then क्या होगा guys, जल्दी. So if your market value of asset is decreasing by 10% तो क्या होगा, simple है. Fall in asset values, market means fall in investment income. So simple, it will lead to fall in my asset share by
10%. अब एक डाउट आया है विच इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम अगर आपने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज फॉलिंग बाय 10% तो देयर इज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट इनकम, परफेक्ट। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू फॉल होने से मान लो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी कम हुई है तो कायदे फिर एसेट शेयर चेंज होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट वैल्यू फॉल करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी फॉल कर रही है तो एसेट शेयर may fall by less than 10%. नेक्स्ट था शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज, मतलब शेयर होल्डर ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं तो शेयर होल्डर रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज के साथ साथ शेयर होल्डर को जो डिविडेंड जा रहा है वो इंक्रीज। आपको पता है शेयर होल्डर का डिविडेंड हमने किसमें कैलकुलेट किया था, इन माय डिडक्शंस पोर्शन। So my deductions are increasing, leading to reduction in my asset share. Next देखो reserves increase. Reserves increase में क्या होगा, again cost of capital increasing. Because reserves increase मतलब मुझे कुछ पैसा साइड पे रखना पड़ेगा, वो कैपिटल मैं यूज नहीं कर पाऊंगी। अगेन इंक्रीज इन डिडक्शंस। मोर ओवर रिजर्व्स बढ़ने से ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, बिकॉज यू विल हैव टू कीप योर एसेट साइड में, आप यूज नहीं कर पाओगे। सो इट मे रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट फ्रीडम एज वेल। So either increase in deductions or decrease in investment freedom may decrease my rate of return. In both the cases, it may lead to reduction in asset share. Now next is policy holder dies. अगर एक ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो रही है तो एज सच ग्रुप में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो रही है तो चेक करना होगा कि हमने एज्यूम्ड डेथ्स कितनी ली थी और मेरी एक्चुअल डेथ कितनी हो रही है। अगर तो मैंने ये सोचा नहीं था और मुझे ये पे करना पड़ रहा है तो it will lead to reduction in asset share. लेकिन if this was as that was assumed and nothing extra is getting paid out, then there may be no impact. तो आप ऐसे जनरल भी लिख सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नहीं समझ में आ रहा and it is calling for multiple ifs and buts, तो you can put your ifs and buts as well. But the important things to realize is that you are actually telling the examiner, okay, that you know this, कि अच्छा रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, मतलब रिजर्व बढ़ने से हमें पता है कि हाँ हमें कॉस्ट ऑफ कीपिंग रिजर्व बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक तरीके से कैपिटल बढ़ रही है, सब कुछ ये हर कोई आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन एसेट शेयर वाला पॉइंट सिर्फ लिमिटेड लोग ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड यू हैव टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स। सो क्विकली थ्रू द आंसर, note it down, then we are moving to the next section. Now let's do one question. Start attempting question 5.3 for 3 marks. Easy question, just similar to the question that we have already done.
Let's start discussing, guys. See, on 1st January, a life insurance company sells 1,000 identical term insurance policies, all to lives aged 30. The policies are for a term of 30 years and have a sum assured of 50,000. There is one death in the first year and two deaths in the second year. The office experience is as follows. Interest is 5% per annum. Premium 120 per annum payable at the start of each year. Expenses 100 initially, 10 at the start of each subsequent year. Calculate the aggregate asset share for the group of policies at the end of each of the first 2 years. Calculate the asset share per policy. तो एसेट शेयर तो इंडिविजुअल एसेट शेयर तो बाद में निकलेगा, पहले हमें ग्रुप एसेट शेयर चाहिए. तो पहले हमें सेम वही ईयर 1 का चाहिए. कोई भी एग्रीगेट एसेट शेयर है नहीं उस टाइम पर. पॉलिसीज कितनी है? 1000. 0 प्लस 120 माइनस 100 इंटू 1.05 माइनस 50,000. यहाँ पे हम रेट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ डेथ्स पता है 1. यू शुड गेट माइनस 29,000. ईयर 2 पे अगर हम आए माइनस 29,000, ठीक है, प्लस अब कितनी पॉलिसीज हैं? 999. अब आप यहाँ पर आपका मेन एक्चुअल एग्रीगेट स्टार्ट हुआ है. अब पॉलिसीज 1000 में बची, एक की डेथ हो गई. 999 कितना प्रीमियम आया? 120 माइनस 10 एक्सपेंस, सेम इंटू 1.05 माइनस 50,000 इंटू 2. ऑन सॉल्विंग माइनस 15066. अगर मुझे अब इंडिविजुअल निकालना है तो क्या रहेगा? माइनस 29,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स. कितनी पॉलिसीज आएंगी? 999, which should be minus 29.03. और इसमें क्या आएगा? माइनस 15066. कितनी डेथ्स हो गई? 3 डेथ्स. तो नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स इज 997. तो दिस शुड कम आउट टू बी माइनस 15.11. So these type of questions can definitely be tested in your exam if you're getting 3 to 4 marks, especially for all those who are planning it from II. You can get these style of questions. This particular chapter say how you can be tested is maybe you can get this short style question if they want to target some numerical, or you can get a question on asset share development. Maybe they can give you one situation and they can ask you ki comment how this is impacting your asset share. What all components form a part of asset share, more important from India perspective. From IFOA you can get a question on asset share development only. So this was an easy chapter, a short chapter. So we are done with this chapter. Now in next class I will be moving to chapter 6. So that's it from my side for the day. Thank you.